हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, अ फेयर डाइस इज थ्रोन एन टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ या ये बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल है ना, तो वो क्या होगा, तो सैंपल स्पेस का एलिमेंट क्या होगा, total number of element total number of element in sample space। तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि हमारे पास डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं और एक डाइस को थ्रो करने पे हमारे पास कितना होगा, 6 आउटकम्स है। तो अगर मैं उसको n टाइम्स करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 to the power n, है ना। हर एक के लिए 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें हमेशा क्या मिलना चाहिए, नंबर जो है वो प्रीवियस से ज्यादा मिलना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब आप थ्रो करोगे तो कोई भी पॉसिबिलिटी आपके पास आ सकती है ना, 1 2 3 4, है ना, 2 1 6, इस टाइप से कितने भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। लेकिन उन सारी पॉसिबिलिटी में हमें बस वही वाला पार्ट चूज करना है जब जब क्या हो, नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस वन हो। ठीक है, और इस तरीके से देखोगे, यानी आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो हमारे पास कितने आउटकम्स है, 6 आउटकम्स है ना। तो एक डाइस में से 3 नंबर आप जितने तरीके से चूज कर पाओगे, है ना, इसमें से 3 नंबर हम जितने तरीके से चूज कर पाएंगे उतने ही हमारे पास आएगा, है ना। और टोटल हमें कितने बार डाइस को थ्रो करना है, टोटल हमें n टाइम्स थ्रो करना है कि नहीं। तो यहाँ पे यानी इस 6 में से, क्योंकि देखो 6 पे n पे कंडीशन दे रखा है कि n की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, तो इस 6 में से n आपको चूज करने हैं और उसको अरेंज कर देना है आपको, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे 2 चूज करना होगा तो मैं क्या चूज करूंगा, 5 और 6, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 जो है ये 5 से ज्यादा आ रहा है ना। वैसे ही मान लो तुम 4 नंबर चूज करते हो तो क्या आ सकता, 3, कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, 1 4 5 6, और इसको भी अरेंज करने का तरीका कितना है, 1 ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट होगा, फेवरेबल इवेंट जो होगा उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो 6 में से आप n जितने तरीके से चूज कर पाओगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट हो जाएगा, है ना। और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6cn/6 to the power n, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 5/54 दे रखी है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू निकालने के क्या क्या कर सकते हो, n की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो n देखो यहाँ से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, क्योंकि इसने n बोल रखा है लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में 54 का टर्म है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हाइयर पावर तो हमारे पास नहीं होगी, है ना। लोएस्ट पावर भी आपके पास नहीं होगी क्योंकि n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 36 तक ही जा पाओगे, है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है ना, तो आपको बस यही दो वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू आप एक बार 3 रख के चेक करो, n की वैल्यू 4 रख के चेक करो। इसको सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में वो पुट करके आंसर निकालना ज्यादा फिजिबल है और ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करती है, n की वैल्यू आपकी 3 सेटिस्फाई कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, n=3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे द नंबर ऑफ वर्ड ऑफ 4 लेटर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स से हमें क्या करना है, 4 लेटर वर्ड चूज करने हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो टोटल वर्ड हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो टोटल लेटर हमारे पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसमें कुछ कुछ रिपीट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं, एम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ए कितनी बार है, 2 बार, टी कितनी बार है, 2 बार, एच 1 टाइम्स, ई की बात करोगे तो ई भी हमारा 1 टाइम्स है ना। एम हो चुका है, ए हो चुका है, टी हो चुका है, आई की बात करेंगे तो आई भी हमारा 1 टाइम्स है, और सी भी 1 टाइम्स है, और एस भी हमारा 1 टाइम्स है। तो टोटल वर्डिंग अगर आप देखोगे तो कितने हो गए, 6 और 5, टोटल हमारे पास 11 वर्ड्स हो गए, है कि नहीं। लेकिन हमें इसमें से कितने वर्ड चूज करने हैं, इसमें से हमें 4 वर्ड ही बनाने, 4 लेटर्स का ही हमें वर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, अब इस 4 लेटर को आप किस तरीके से फिल कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस सोचने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा, है ना। तो पहला केस क्या हो सकता है कि इसमें जो मैं वर्ड बनाऊंगा वो चारों लेटर क्या हो जाए, चारों डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं ऑल डिफरेंट,
ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम चारों लेटर को क्या ले लें, डिफरेंट ले लें, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि अगर चारों लेटर डिफरेंट हो गए तो m को हम कितनी बार काउंट करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि m दो बार आ रहा है तो उसमें से मुझे एक ही लेना है। तो ये देखो, ये टोटल हमारे पास कितने हैं, डिफरेंट लेटर्स हैं, है ना। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली चार कोई भी वर्ड चूज कर लूंगा, है ना। यहाँ पे मैंने MAT को 1 टाइम्स काउंट किया क्योंकि वो दो बार सेम टाइप का आ रहा है। तो डिफरेंट की बात करेंगे तो डिफरेंट हमारे पास 8 ही है ना। और 8 में से मुझे सारे डिफरेंट लेने हैं और टोटल हमें कितने डिजिट का बनाना है, कितने नंबर्स का बनाना है, 4 नंबर्स का, है ना, 4 लेटर्स का बनाना है। तो 8 में से 4 चूज कर लिया और उसको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, है कि नहीं। वैसे ही दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है कि मैं दो सेम ले लूं, ठीक है, एंड दो डिफरेंट ले लूं, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं दो सेम और दो डिफरेंट भी चूज कर सकता हूं, है ना। और अगर दो सेम और दो डिफरेंट की बात में करूं तो देखो, सेम वाले पहले अगर काउंटिंग करेंगे तो सेम वाले हमारे पास ये तीन है सेम, इसमें से मुझे दो ही चूज करना है और हर एक लेटर दो दो बार रिपीट हुआ है, यानी इस तीनों में से अगर मैं कोई एक चूज कर लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मेरा दो काउंटिंग हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तीन में से आप क्या करो, कोई भी एक चूज कर लो, है ना। और अगर मान लो तीन में से एक आपने चूज कर लिया तो अब हमारे पास बच कितने गए, हमारे पास बच गए, मान लो मैंने m चूज कर लिया तो ये टोटल हमारे पास 7 बच गए जो कि डिफरेंट है, ठीक है। तो 7 में से हम और कितने चूज कर लेंगे, 7 में से हम दो चूज कर लेंगे, है कि नहीं। 7 में से क्या चूज हो जाएगा, दो चूज हो जाएगा। तो ये 3C1 में हमारे पास दो लेटर है सेम टाइप के और ये दोनों डिफरेंट टाइप के, और इसको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, चार लेटर को अरेंज करने का, लेकिन उसमें से ये वाला जो होगा वो दो बार रिपीट हो रहा होगा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा, है ना। तो ये हमारे पास सेकंड केस आ गया जहां पे दो सेम हो और दो डिफरेंट हो। और थर्ड वाला क्या केस हो सकता है कि दो सेम हो एक टाइप का और दो सेम हो दूसरे टाइप का, है कि नहीं। यानी हम इसी में से कोई दो चूज करेंगे, है ना। दो M ले सकते हैं, दो A ले सकते हैं, दो T ले सकते हैं, कोई भी दो कॉम्बिनेशन, है ना। तो इस थ्री में से कोई सा भी दो चूज कर लो, तो कोई सा भी दो चूज कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली चार हमारे पास आ जाएगा। और उस चार को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से दो दो सेम टाइप के होंगे तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। यही तीनों का आंसर जो होगा वो हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। अब देखो ये बाकी कैलकुलेशन है, तो ये 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर लेना, ये कितनी आती है, 680 आ जाता है, 1680, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से जब इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करोगे तो ये वाला पार्ट आपका 756 दे देगा, और ये वाला पार्ट कैलकुलेट करोगे तो ये कितना दे देगा आपको, 18 दे देगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमारा टोटल कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं, 680 प्लस 756 प्लस 18, है ना। और यही वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है ना। तो ये हमारा के की वैल्यू होगी, और इसको आप ऐड कर सकते हो तो सिंपली ऐड कर दो, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2454, है ना। तो के हमारा निकल गया, लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है, के बाई 300 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसको 300 से आप डिवाइड कर दो, है ना। तो के बाई 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के बाई 300, 2454 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाता है, 8.18, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ब्लैंक स्पेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 8.18 आप फिल कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप में क्योंकि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये चीज देखना पड़ेगा कि हम किस किस तरीके से चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ और ये बोल रखा है कि क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। तो अगर ये x इक्वल टू 0 पे है तो हम कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, f ऑफ 0 के। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस में हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, 0 माइनस में हम ये वाला फंक्शन चूज करेंगे, है ना। तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स होल टू द पावर p बाई मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, है ना। यहाँ पे देखो मैं प्लस माइनस यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फंक्शन को उस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो ये e टू द पावर
tan ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ 5x है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ जीरो के, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाली वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, क्योंकि x जो है हमारा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू लेस देन जीरो है ना, तो ये इस मॉड को अगर आप ओपन करोगे तो साइन मॉड क्या दे देगा आपका, माइनस में दे देगा, है ना, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, है ना, तो यहाँ पे मैं इसको मॉड को ब्रेक करके यहाँ पे मैं माइनस यूज कर दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो ये कौन से फॉर्मेट का है, ये हमारा 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्मेट का बन रहा है। ये हमारा किस फॉर्मेट का बन रहा है, ई की पावर में देखोगे ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो इसका इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, इसका आंसर हो जाता है ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। आपको पता होगा 1 टू द पावर इंफिनिटी को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई साइन एक्स, और इस वाले टर्म में से 1 माइनस हो जाता है ना, तो क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स, है ना, और ये वाली लिमिट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इस वाले पार्ट की, तो ये वाला पार्ट कितना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ई टू द पावर देखोगे तो ये टेन एक्स है, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये टेन थ्री एक्स है। ठीक है, और नीचे वाला टर्म इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या दे देगा, टेन फाइव एक्स। ठीक है, अगर इसको हम एडजस्ट करेंगे तो 3x से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 3 ऊपर आ गया, और इसके लिए हम 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा, है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा, और ये फाइनली q के इक्वल है ना। तो यहाँ पे देखो ये लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये e टू द पावर p हो गई, है ना, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये e टू द पावर 3/5 आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, q के इक्वल है ना, तो देखो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू 3/5 हो जाएगी, और q की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, q की वैल्यू आप e टू द पावर 3/5 लिख पाओगे, है ना, तो दोनों मैंने p और q कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे इसने बोला क्या, 2p प्लस 10 टाइम्स ln q। ठीक है, तो 2p प्लस 10 टाइम्स ln q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो p की वैल्यू पुट कर दो, ये 2 टाइम्स 3/5 प्लस 10 टाइम्स ln q की वैल्यू की कितनी हो जाएगी, e टू द पावर 3/5, है ना, तो ये कितना दे देगा, 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/5 प्लस 10 इंटू 3/5, है ना, और यहां से सॉल्व करोगे तो कितना दे देगा, 12 इंटू 3/5, है ना, और ये कितनी हो जाएगी, 36/5 के इक्वल हो जाएगी, है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 36/5। लेकिन हमें इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करके लिखना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7.20, है ना, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, 2p प्लस 10 ln q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.20 आप यहाँ पे फिल कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स हमें दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एच एक्स दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है एफ ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एच एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स हमें पता है, तो एफ ऑफ जी एक्स हम निकाल सकते हैं। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स हमारा है साइन एक्स, और एच एक्स कितना है, कॉस ऑफ कॉस एक्स, और ये dx इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब चीजें इजीली दिख रही होगी। अगर मैं इस वाले टर्म को t ले लेता हूं तो ये पूरा टर्म हमारा dt बन जाएगा, है ना, तो साइन ऑफ कॉस एक्स को अगर आप t ले लोगे तो ये कितना दे देगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, है ना, और ये dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टाइम्स t dt, है ना, यहां से देखो ये पूरा टर्म मेरा माइनस डी टी बन गया, और इसको मैंने टी लिया था, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, -1/2 टी स्क्वायर प्लस सी के इक्वल। ठीक है, और टी की वैल्यू फिर से पुट कर दो 1/2, और ये साइन ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस सी, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू भी यहाँ पे देखो इसी फॉर्मेट में दे रखा है, तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल रहा था कि हमें क्या पुट करना है, और इसके साथ जो कोफिशियंट है वो किसकी वैल्यू है, माइनस लैम्डा के इक्वल है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप कितनी बोल पाओगे, लैम्डा की वैल्यू
1/2 के इक्वल है। ठीक है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, लेमडा की वैल्यू ही पूछी है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की अगर आप बात करोगे तो इसका अगर थ्योरी आपको याद हो, ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम किस टाइप के इक्वेशन का निकालते हैं और किस किस टाइप के फंक्शन का निकालते हैं, 1+x⁴n फॉर्मेट का अगर है हमारे पास, तो इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। m क्या होता है, m होता है x इंटू n+1 बाई x+1। ठीक है, और ये मॉड के टर्म में होता है, तो यहाँ पे मॉड x+1 आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये हो गई हमारे पास m की वैल्यू। ठीक है, और m की वैल्यू आप यहाँ पे अब m की दो पॉसिबिलिटी है ना। m आपका क्या हो सकता है, m आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, और m जो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, और m आपका इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू यहाँ से अगर आपको इंटीजर मिलती है, ठीक है, ये थ्योरी वाला पार्ट में बस रिवाइज कर रहा हूँ, अगर m की वैल्यू इंटीजर होती है तो हमारे पास दो टर्म होते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर देते हैं, कौन कौन सा होगा, tm और tm+1। और अगर m की वैल्यू फ्रैक्शन में कुछ आती है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m+1 हमें क्या देगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू देती है। ठीक है, तो पहला काम हमें ये है कि अपने जो भी एक्सपेंशन दिया हुआ है और बाइनोमियल दिया हुआ है, उसको आपको करना क्या है, उसको आपको इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना है ना। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे देखो टर्म क्या दिया हुआ है, 3 - 5x होल टू द पावर 11 है। ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो 3 को बाहर निकालोगे तो 3 टू द पावर 11 माइनस 5/3 इंटू एक्स टू द पावर 11। और ये हमें किस पॉइंट पे बोला है, x इक्वल टू 1/5 पे। ठीक है, तो अब देखो ये इसी फॉर्मेट का मेरा जनरेट हो गया। ये टोटल वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई, ये टोटल वैल्यू हमारे लिए x की वैल्यू हो गई। तो यहां से देखो m की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मॉड लगा लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3 इंटू एक्स, ठीक है, पॉजिटिव में, इंटू n+1 कितना होगा 11+1 डिवाइडेड बाई x+1, तो 5/3x और प्लस का 1। ठीक है, अब x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 है तो ऊपर में 4 दे देगा, और नीचे में आपका यहाँ से 5 कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/3 4, और ये ऊपर जाके क्या दे देगा आपका 3 दे देगा, है ना। तो ये नीचे आपका 4/3 बन गया। तो फाइनली m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, और m की वैल्यू हमें इंटीजर मिल रही है, यानी कौन सा टर्म हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा, t3 एंड t4 हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म हमारा ग्रेटेस्ट, कोई भी वैल्यू निकाल लो, एक ही दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो t3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, t3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले टर्म का, है ना, इस वाले टर्म का t3, और इसके साथ ये नंबर मल्टीप्लाइड भी है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 to the 11, तो हमारे पास ऑलरेडी है। t3 के लिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 11c2, और यहाँ से x की वैल्यू 1/3 पुट करोगे तो ये 1/3 दे देगा, सॉरी x की वैल्यू 1/5 पुट करोगे तो 5 कैंसिल होकर 1/3 दे देगा, तो ये -1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया, और इसकी वैल्यू आपको अब कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी ये वैल्यू 3 to the power 11 इंटू 11c2 कितना हो जाएगा, 11c2 कैलकुलेट करोगे 11 10 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 55 दे देगा। ठीक है, तो ये मेरा 55 हो गया, इंटू 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 to the power 9 इंटू 3 to the power 9 इंटू 55। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट टर्म इज द फॉर्म ऑफ 720 लेमडा। ठीक है, तो हमें लेमडा बाई 150 निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 720 कैसे आएगा, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है 729 इंटू लेमडा, है ना। तो इसको सॉल्व करके आप लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 55 इंटू 27,
है ना, इसको आप फैक्टराइज कर लो, तो 55 इंटू 27, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, लैम्डा बाई 150 की, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा बाई 150 कैलकुलेट कर लो, तो लैम्डा बाई 150 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 27 बाई 150, है ना, 3 टाइम्स से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 9 और ये 11 से 5 11 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गया आपका 99 बाई 100, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई, 99 बाई 10, सॉरी, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.9 आप यहाँ पे लिख पाओगे, ठीक है। तो इस ब्लैंक स्पेस पे इस वाले पार्ट में आप क्या फिल कर सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 9.9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके बोल रहा है कि बोथ रूट्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना। और अगर आप डाउनवर्ड ग्राफ सोचते हो तो ऐसा कुछ बन सकता है। दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अगर हम सम ऑफ रूट की बात करें, ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, दूसरा कंडीशन, सम ऑफ रूट्स भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं। और थर्ड कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से क्या बोल सकते हो आप, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इन तीनों कंडीशन को आपको सॉल्व करनी है। डी की वैल्यू चेक करोगे तो ये कितने आ जाएगा, डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस m माइनस 3, और c की वैल्यू भी सेम है, तो ये स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना दे देगा, देखो ए 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0, है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 2m माइनस 1, और ए माइनस बी करोगे तो 5 माइनस ट्वाइस एम, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्वाइस एम माइनस 1, ट्वाइस एम माइनस 5 की वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। तो इस पहले वाले से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। यहाँ से आप देखोगे रूट्स हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है और 5/2 आ रहा है, तो जो हमारा m लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1/2 से 5/2 तक। तो m की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, 1/2, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट यूज कर लेंगे, 1/2 टू 5/2, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सम ऑफ रूट नेगेटिव होना चाहिए। सम ऑफ रूट इस इक्वेशन का क्या होगा, है ना, तो इस सेकेंड वाले इक्वेशन से देखोगे सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बाई माइनस बी बाई, सम ऑफ रूट की माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 बाई ट्वाइस एम माइनस 3, और ये क्या होनी चाहिए, लेस देन 3, है ना। ट्वाइस एम माइनस, तो यहाँ से m की वैल्यू आप क्या बता पाओगे, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सिंपल सा इनइक्वालिटी है, ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू लेस देन 3/2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, माइनस टाइम्स, सॉरी माइनस नहीं, ट्वाइस m माइनस 3 अपॉन ट्वाइस m माइनस 3, है ना। और ये वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इस वाले पार्ट में तो कोई डाउट नहीं, यहाँ से हमारे पास ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो अब हमें फाइनली करना क्या है, इन दोनों पार्ट का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 1/2 से लेके 3/2 तक, ठीक है ना, 1/2 से लेके 3/2 तक आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m की इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल m है वो इस इंटरवल में लाई करेगा, तो m की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0.5 से 1.5 तक। तो m की इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी, m इक्वल टू 1 पॉसिबल है, ठीक है। तो हम कौन सा आंसर मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, m इक्वल टू 1 आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट फ्रॉम ए पॉइंट ए chord of contact drawn to the ellipse this such that all these chord touches the ellipse, है ना। दो इलिप्स है हमारे पास और दोनों का सेंटर देखो सेम ही है, ठीक है। तो एक बाहर में इलिप्स है और एक इसके अंदर में इलिप्स है,
ठीक है, इसको अगर मैं E1 बोल देता हूँ, इसको मैं E2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ये बाहर वाला हमारा E1 है और ये वाला हमारा E2 है। एक पॉइंट ए यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, यहाँ से जब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, तो ये इस टाइप का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है जो कि इसको क्या कर रहा है, इस वाले कर्व को टच कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट हमारा h कॉमा के, तो h कॉमा के रिस्पेक्ट में E1 के लिए, है ना, E1 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर E1, E1 हमारा एलिप्स है, ठीक है, तो इसके लिए E1 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है डायरेक्टली, t इक्वल टू 0, ठीक है, पॉइंट हमें h कॉमा के पता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, एच एक्स प्लस 2y के इक्वल टू 6, है ना, ये हमने क्या लिखा, इस लाइन का इक्वेशन लिखा। ठीक है, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। ठीक है, दूसरी चीज E2 के लिए ये टेंजेंट है। ठीक है, तो E2 पे अगर मुझे कोई पॉइंट चूज करना होगा तो कैसे चूज करोगे, तो हमारे पास इलिप्स क्या इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस पे अगर मुझे कोई पॉइंट चूज करना होगा तो हम कैसे चूज करेंगे, 2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, और ये पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसी पॉइंट का लोकेशन, ये इसी पी पॉइंट का लोकेशन है। तो पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, है ना, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, और पी पॉइंट हमारा क्या है जो हमने एज्यूम किया, 2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा, किसके लिए, फॉर E2 के लिए, और इसके लिए भी इक्वेशन क्या होगा, t इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन समझनी होगी कि कहाँ पे t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देता है और कहाँ पे t इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन देती है। ठीक है, और वो चीज आपको आई होप की पता होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखोगे अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा प्लस 2y साइन थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल। ठीक है, और ये भी किसका इक्वेशन है, ये भी इसी टेंजेंट का इक्वेशन है ना, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ये इसी का इक्वेशन है। देखो इसी लाइन को हमने दो अलग अलग फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब दोनों सेम लाइन है। ठीक है, और अगर दोनों सेम लाइन है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ये एच एक्स प्लस 2y के इक्वल टू 6 को आप कंपेयर करोगे तो क्या लिख पाएंगे हम, यहाँ से देखो रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, cos थीटा बाई एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई के, और इस तरफ कितना हो जाएगा 2/6, है ना, तो ये फाइनली आ गया 1/3। यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो, cos थीटा h/3 है, और साइन थीटा कितना है, साइन थीटा आपका k/3 है। ठीक है, हमें ए पॉइंट का लोकस चाहिए, यानी हमें पैरामीटर को एलिमिनेट करना, और यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा, तो इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके आप ऐड कर दोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दोनों वैल्यू रख के आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, और एच और के को फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, इस ए पॉइंट का लोकस क्या होगा, ए पॉइंट का लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वो एक सर्कल का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स बोल रहा है कि सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, और f ऑफ 0 इक्वल टू 1 दे रखा है, फिर हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 2x, और ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट का है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर ट्वाइस एक्स dx का इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू कितनी दे देगी, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार हमें मिल गया तो हम इसका सोल्यूशन डायरेक्टली कितने लिख सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ट्वाइस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट कर लो तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। इस वाले टर्म को t लोगे तो ये पूरा टर्म हमें dt दे देगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, तो एक कांस्टेंट हमारे पास आ गया। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही है। ठीक है, ये आप खुद से चेक करना, इजी सा पार्ट है। और हमें एक कंडीशन दे रखा है f ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 1। यहाँ से देखो 1 इक्वल टू 1 प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, y इंटू ई टू दावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दावर एक्स स्क्वायर। और सिंपली बोल पाओगे y इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, और y ही हमारा क्या है, fx है। तो fx इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और हमसे इसने क्या बोला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू निकालें। और एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन आप इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को अगर आप ध्यान दोगे, है ना, नीचे में देखो, अगर मैं इसको प्लस के साथ ब्रेक कर देता हूं, ठीक है, तो देखो पहला टर्म क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना दे देगा, सेक स्क्वायर एक्स दे देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। प्लस के साथ मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स का टर्म है, ये करेक्ट कर लो, ये साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कुछ टर्म कैंसिल होगा, तो ये इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखेगा। और ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ फॉर्म नहीं है। हर जगह पे साइन इनवर्स एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसी टाइप का टर्म हमारे पास है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखो ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई, फर्स्ट वाला जो पार्ट आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस का यहाँ पे देखोगे ये स्क्वायर रूट वाला टर्म कैंसिल हो गया, है ना। साइन को टेन को साइन कॉस में चेंज करोगे और सेक को साइन कॉस में चेंज करोगे। ठीक है, तो एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से क्या दे देगा हमें, 2, है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये फाइनली आपका साइन ऑफ ट्वाइस एक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म बचेगा और इंटू साइन इनवर्स एक्स का टर्म बचेगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे ये बन रहा है, इसका मतलब एक वाला फंक्शन तो साइन इनवर्स का टर्म होगा ही। ठीक है, और इस वाले का देखो डेरिवेटिव यहाँ पे बन रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके का होगा, साइन स्क्वायर एक्स, है ना, यानी इस फंक्शन को, ये जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो। और क्योंकि इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा, कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम उस वाले मेथड पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में बाय पार्ट्स आप यूज करोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव देख पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व होगा। तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या है, और ऑप्शन भी आप ध्यान दोगे तो ऑप्शन भी हमारा कुछ इसी फॉर्मेट का बन रहा है सब। ठीक है, तो किसी एक पार्ट को आप डिफरेंशिएट करके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो, बी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान दोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दी लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एक्स कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 10
क्यूब टेन स्क्वायर थ्राइस एक्स इंटू कॉट स्क्वायर 6x। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, पहली चीज तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा सारा टर्म पहले 10 में हो जाए। कॉट में हम कुछ सॉल्व करते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कॉट को नीचे लेके आएंगे तो ये 10 दे देगा, और इस 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या दे देगा, 10 स्क्वायर 6x, और नीचे एक हमारा पास 10x आ गया कॉट एक्स वाला। ठीक है, इसको अगर आप एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक x चाहिए होगा। तो इसमें मैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट तो हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, 10 स्क्वायर 3x है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं नीचे में 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, है ना, तो ये स्क्वायर का टर्म है, तो हमें 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो 9x स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर आप एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे देखो 6x का स्क्वायर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 6x का स्क्वायर दोगे तो यहाँ पे 36x स्क्वायर भी आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला टर्म हमारे पास आ गया। अब देखो टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सारा जो भी टर्म हमने एडजस्ट किया उन सब का लिमिट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो डायरेक्टली आप आंसर कितना लिख पाओगे, 4। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हो, 4 ऑप्शन, आप बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते रहो, और कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो बाय।